हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 MCQ क्वेश्चंस। और ये वो क्वेश्चंस हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के जो बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और इन क्वेश्चंस को मैंने कुछ इस प्रकार डिज़ाइन किया है जिसमें हर क्वेश्चंस का जो आंसर है वो भी उसी क्वेश्चन के नीचे प्रोवाइड कर दिया गया है, जिससे आपको क्या होता है, पढ़ने में भी आसानी होगी और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। ये जो कंप्लीट PDF है जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से तैयार की है, इन क्वेश्चंस को आप लगाइए और इन क्वेश्चन से आपका जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अधिक स्ट्रॉन्ग होगी। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है। ये देखिए PDF। अब इसके लिए आपको एक काम करना है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है धर्माराम फिजिक्स, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर क्या होगा, आपको इसकी PDF में पहले ही प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे कल आपको PDF प्रोवाइड कर दी थी, ताकि आपने पहले क्वेश्चंस को पढ़ लिया है और अब मेरे साथ इन क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। MCQ क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि मेरे को इस प्रकार मेहनत करने में भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है, आपके साथ मेहनत करने में काफ़ी मज़ा आता है। अब स्टार्ट करते हैं हम आज के इस PDF के एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आसान और इजी वे में, जिस प्रकार इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है उसी प्रकार सोल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है EA कोस थीटा, जहां E होता है विद्युत क्षेत्र जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और A होता है क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, जो ऑप्शन ए में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है क्रीम क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो आप पढ़ोगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर काफी बढ़ने वाली है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिया गया है। कुछ दूरी पर स्थित +5 माइक्रोकूलाम तथा -5 माइक्रोकूलाम आवेश के मध्य 9 न्यूटन का आकर्षण बल कार्यशील है। इन आवेशों को, कौन से आवेश, ये जो दो आवेश दे रखे हैं ना, +5 माइक्रोकूलाम और -5 माइक्रोकूलाम, इन आवेशों को परस्पर स्पर्श करवाकर और पुनः उतनी दूरी पर रखने पर मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा। कहने का मतलब है कि दो आवेश हैं और इनको आपने क्या किया, संपर्क में रख दिया, स्पर्श करवाकर और पुनः दूरी पर रख दिया। तो ध्यान रखना इस पर एक कॉन्सेप्ट है, जब भी आप दो आवेशों को संपर्क में रखोगे ना, जब आवेशों को संपर्क में रखते हो तो उस पर आवेश कितना हो गया, कुल आवेश देखो 5 और -5 कितना हो गया, 0। अब संपर्क में रखने के पश्चात अब दूरी पर रखोगे ना, पुनः उनको उतनी दूरी पर रखते हो। जब दूरी पर रखते हो तो आवेश बराबर बराबर बंट जाता है। अब इसमें तो 0 कूलाम आवेश आया है, 0 आया है, तो बराबर बराबर बंटेगा, तब भी 0 0 ही होना है। यदि आपको ऐसे आ जाए जैसे संपर्क में करने पर 50 माइक्रोकूलाम आवेश आ रहा है, तो जब आप अलग अलग करोगे ना तो 25 25 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर तो कुल आवेश क्या आ रहा है, 0। जब आवेश ही 0 है तो स्थिर विद्युत की बल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए तैयार किया गया है, इससे भी बेहतर क्रीम क्वेश्चन। पढ़िए सबसे पहले इस क्वेश्चन को और फिर करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गोले में आवेश क्यों स्थित है। एक गोला है जिसमें क्यों आवेश स्थित है, इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स है Q/ε0।
गोले की त्रिज्या आधी करने पर निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना परिवर्तित होगा। कहने का मतलब एक गोला है और जिसमें आवेश है Q। अब आपने उस गोले की त्रिज्या आधी कर दी तो पूछा गया है कि निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा। पहले तो Q/ε0 था, त्रिज्या आधी कर दी तब निर्गत फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए कि गाउस के नियम के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स है वो केवल और केवल बंद सतह के अंदर स्थित है, कुल आवेश पर निर्भर करता है। ये सतह के आकार, आकृति, त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं करता है। यानी कि आपने त्रिज्या को आधी कर दिए या डबल कर दे, 3 गुना कर दे, आपका जो फ्लक्स जो पहले था वही रहने वाला है। पहले फ्लक्स क्या था, जब Q आवेश स्थित था गोले में और निर्गत फ्लक्स था Q/ε0। अब जाए आपने त्रिज्या को आधी भी कर दिया है तो निर्गत फ्लक्स है वो Q/ε0 ही रहने वाला है। निर्गत फ्लक्स आपका चेंज नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप त्रिज्या को चाहे कितना भी गुना कर दो, लेकिन जो निर्गत जो फ्लक्स है विद्युत फ्लक्स वो केवल और केवल सतह के अंदर उपस्थित आवेशों पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। कैसा लगा आपको क्वेश्चन? ऐसे ही एक और चौथा क्रीम क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले क्वेश्चन को, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव रखे हैं। बंद पृष्ठ है जिसमें n विद्युत द्विध्रुव रखे हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। अब देखो, आपको मैंने बताया था कि जो बंद पृष्ठ है उससे निर्गत कुल फ्लक्स का मान बताना है। इस बार आकार आकृति चेंज नहीं की है। पहले क्या किया था, पहले आकार आकृति चेंज की थी तो हमारा फ्लक्स परिवर्तित नहीं हुआ था। अब बोला गया है कि बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव रखे हैं। जैसे बंद पृष्ठ है आपके पास और इसमें विद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं, n विद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं। अब विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो जैसे हमने एक द्विध्रुव रखा है तो एक द्विध्रुव रखोगे फिर भी कुल आवेश सतह के अंदर आवेश कितना होगा, -Q और +Q, आवेश 0 हो जाएगा। इसी प्रकार दो द्विध्रुव रखोगे फिर भी देखो, 2 तो -Q आवेश और 2 ही +Q आवेश, कुल आवेश कितना हो जाएगा, -2Q और +2Q कितना हो जाएगा, 0। कहने का मतलब है बंद सतह में आप कितने भी द्विध्रुव रख दो कुल आवेश तो 0 ही होना है, क्योंकि जितने प्लस चार्ज होंगे उतने ही माइनस चार्ज होंगे। तो कुल आवेश कितने होंगे, 0। जब कुल आवेश 0 है तो विद्युत फ्लक्स गाउस के नियम से फाई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा Q/ε0। जब आवेश ही 0 है तो फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, 0। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जब भी बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव का मतलब है, यदि आपको पूछ लेना 2 विद्युत द्विध्रुव रखे हैं, 5 विद्युत द्विध्रुव रखे हैं, कितने भी द्विध्रुव रखे हो, हमें तो आवेश काउंट करेंगे तो जितने प्लस चार्ज होंगे उतने ही तो माइनस चार्ज होंगे और जितने +Q आवेश होंगे उतने ही -Q आवेश होंगे। तो कुल योग आवेशों का योग हो जाएगा 0 और जब आवेशों का योग 0 है तो निर्गत फ्लक्स भी 0 होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक है आपके सामने प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। उनके त्वरणों का अनुपात पूछा है, उनके त्वरण का अनुपात पर पूछा आपसे। तो हम जानते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण E क्या हो जाएगा, F/m। F/m आया कहाँ से, तो F/m है वो F = ma से आपने पढ़ा होगा। तो A निकालना था आपको, F = ma से
आपको क्या निकालना था, ए निकालना था, तो ए बराबर एफ बटा एम हो गया। इलेक्ट्रॉन के लिए त्वरण निकाल लिया और फिर हमने प्रोटॉन के लिए त्वरण निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन वाले त्वरण में प्रोटॉन वाले त्वरण का भाग लगा दिया, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दिया, तो आपको प्राप्त हुआ है mp अपॉन एम ई, जो हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। त्वरण है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का त्वरण का अनुपात है वो द्रव्यमान का व्युत्क्रम हो जाएगा, mp बटा me, ऑप्शन बी करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हो आप सबसे पहले और फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा निम्नलिखित में से किससे कम नहीं हो सकती। तो आवेश की जो न्यूनतम मात्रा है वह 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से कम नहीं हो सकती, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब ए ऑप्शन है उन पर लगने वाले त्वरण बराबर होंगे, बी ऑप्शन है विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे, सी ऑप्शन है विद्युत बल बराबर होंगे और डी ऑप्शन है त्वरण के परिमाण बराबर होंगे। तो जब समरूप विद्युत क्षेत्र में रखोगे ना तो विद्युत बलों के जो परिमाण हैं वो बराबर होने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चंस को आप पढ़िए और एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िए, प्रैक्टिस आपकी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। यदि दो आवेशों के बीच बल है F है, यदि उनके मध्य की दूरी को 4 गुना कर दिया जाए तब आवेशों के मध्य बल क्या होगा। तो आवेशों के मध्य बल ज्ञात करना है जब दूरी को 4 गुना कर देते हो। तो हम जानते हैं कूलाम के नियम से F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपने दूरी को 4 गुना कर दिया, जब दूरी को 4 गुना कर दिया तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 R स्क्वायर हो जाएगा। तो नया जो बल है वो प्रारंभिक बल का F बाई 16 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, यदि दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर k पराविद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला अधिकतम आकर्षण बल क्या होगा। k गुना कम होगा या k गुना बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर 1/k गुना अधिक हो जाएगा। तो हम जानते हैं F माध्यम में जो बल है वो होता है F/k। कहने का मतलब है कि जो माध्यम में बल है वो निर्वात में बल में जब आप परावैद्युतांक का भाग लगाओगे तब आपको F माध्यम में बल प्राप्त होगा। तो जो माध्यम में बल है वो k गुना क्या हो जाएगा, कम होगा। माध्यम में बल है वो k गुना कम हो जाएगा। इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना कि परावैद्युतांक, अब देखो इसका पक्षांतरण करके आप देख लो, k बराबर क्या हो जाएगा F/F माध्यम, यानी कि निर्वात में बल तथा माध्यम में बल के अनुपात को ही तो हम परावैद्युतांक कहते हैं। तो माध्यम में बल निकालना है तो वो k गुना कम हो जाएगा। k का मान 1 से बड़ा है, जब इसमें भाग लगाओगे तो क्या आएगा, माध्यम में बल कम ही तो आएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन का मान होगा। कहने का मतलब है एप्सिलॉन में आपको संबंध बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम जानते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन 11 है आपके सामने, क्वेश्चन 11 है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र
में रखा जाता है। तो ए है, उन पर विद्युत बल बराबर होंगे या बलों के परिमाण बराबर होंगे या त्वरण बराबर होंगे या फिर त्वरण का परिमाण बराबर होगा। तो ध्यान देना, दोनों पर आवेश का परिमाण समान है होता है। आपको पता है चाहे प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन, दोनों पर ये आवेश का परिमाण क्या होता है, समान होता है, 1.10⁻⁻19। जब आवेश का परिमाण समान है तो उन पर लगने वाला जो बल है उन बलों का परिमाण भी क्या होगा, बराबर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उन पर लगने वाले बलों का परिमाण भी क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन ध्यान दे लेना, इसमें भी त्वरण है वो अलग अलग होंगे, क्योंकि जो द्रव्यमान भिन्न भिन्न है दोनों का, प्रोटॉन का तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, इसीलिए इनका त्वरण है वो अलग अलग होगा। त्वरण निकालोगे तो ये तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अभी तो हमने पीछे निकाला था इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण का अनुपात क्या आया था, द्रव्यमान के व्युत्क्रम के बराबर ही तो आया था। तो इनका त्वरण तो अलग अलग होगा, लेकिन क्या होगा, बल का परिमाण है वो बराबर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट। इसी प्रकार क्वेश्चन 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा रहता है उनमें प्राय धातु की जंजीरें लटकाई जाती है, इसका कारण है। इसका क्या कारण है कि जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरे होते हैं उनमें धातु की जंजीरें लटकाई जाती हैं। तो इसका कारण होता है वाहनों में टायरों के घर्षण वह सामने की हवा से जमा आवेश पृथ्वी में जा सके और आग का खतरा है वो टल सके। ये होता है इसका कारण, क्योंकि जब वाहन चलते हैं तो टायरों में क्या होता है, घर्षण होता है, और घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न हुआ है, अब वो आवेश है वो पृथ्वी में चली जाए, इसीलिए जलने का जो खतरा है, आग का जो खतरा है वो टल सके। इसीलिए ज्वलनशील पदार्थ भरे होते हैं जिन वाहनों में, उनमें धातु की जंजीरें लटकाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट। कैसी लग रही है आपको ये पीडीएफ? क्या आपको ऐसे ही पीडीएफ और ऐसे क्वेश्चंस चाहिए? अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इसमें। इसके जो छोटे क्वेश्चन हैं उनके एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाने वाला है। 13वां क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन। 13वां क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित है तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? अब देखो ये भी न्यूमेरिकल टाइप्स का क्वेश्चन है, क्योंकि हमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप से मिल जाएगा एक, और एक थ्योरी टाइप में मिल जाएगा, दो क्वेश्चन इस प्रकार मिल सकते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है किसी एक आवेश का परिमाण ले लो और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल। तो आवेश का परिमाण तो चाहे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, अभी मैंने बताया था दोनों पर आवेश का परिमाण बराबर होता है 1.6×10⁻⁻19, और मध्य की दूरी उन्होंने दे दी है 1 एंगस्ट्रॉम की। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या आ गया? तो द्विध्रुव आघूर्ण आ गया है 1.6×10⁻⁻29, जो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है, ये भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में दे रखा है, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर निम्न में से कार्यरत होगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि द्विध्रुव को आपने समरूप विद्युत क्षेत्र में रख दिया है, तो क्या इसमें केवल बलाघूर्ण उत्पन्न होगा या केवल बल होगा, या बल एवं बलाघूर्ण दोनों उत्पन्न होंगे, या फिर न तो बल होगा न ही बलाघूर्ण होगा। तो ध्यान रखना, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों ही मैंने आपको एक साथ ले लिए हैं। तो जब भी आप द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हो, तब क्या होता है, उस पर नेट बल तो शून्य होता है लेकिन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन का तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। नेट बल तो हालांकि शून्य है लेकिन बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण शून्य नहीं होगा।
ऐसे ही यदि आपको पूछ ले कि जब द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जब द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, असमान विद्युत क्षेत्र में रखने पर बल भी कार्यरत होगा, यानी कि बल भी शून्य नहीं होगा और बलागुण भी नॉट इक्वल शून्य होगा, बल और बलागुण दोनों कार्यरत होंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो सबसे पहले हम दो मात्रक होते हैं, दोनों को ही फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। पहला जब अब V बराबर क्या होता है, ED होता है, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, V/D, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर, जो हमारे ऑप्शन डी में दे रखा है। ऐसे ही यदि आपको ऐसा भी पूछ लेना कई बार न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। न्यूटन प्रति कूलाम भी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का ही मात्रक होता है, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, F/Q। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान देना, जैसे साबुन का बुलबुला है, उसको आपने ऋणावेश दिया तो समान आवेश क्या करते हैं, समान आवेश प्रतिकर्षित करेंगे। जब समान आवेश प्रतिकर्षित करेंगे तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17। अगले क्वेश्चन में पूछा है, किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित है। वर्ग के चार कोने हैं, चारों पर सजातीय आवेश उपस्थित है। यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र है E, तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो हमें केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप देखोगे इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में, समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा में क्या होगा, एक दूसरे को ये कट कर देंगे। इसी प्रकार ये वाला इसको कट कर देगा। जो केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आ जाएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आ जाएगी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है और एक और जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक चालक गोले पर -50 इलेक्ट्रॉन आवेश है तथा दूसरे गोले पर 20 इलेक्ट्रॉन आवेश है। यदि दोनों को स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो सबसे पहले स्पर्श करवाया तो दोनों का आवेश योग किया, कितना आ गया, -30 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को दूर दूर कर दिया तो दोनों पर अलग अलग आवेश कितना हो जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। -50 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और -15 इलेक्ट्रॉन इसमें और -15 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो प्रत्येक पर आवेश कितना कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक पर आवेश है वो आपका -15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स की विमा क्या होगी? पहले हमने विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकाला था, अब विद्युत फ्लक्स की विमा निकालते हैं। तो हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, EA, और E होता है विद्युत क्षेत्र जो F/Q हो गया, A हो गया क्षेत्रफल। विमा निकाली, बल की विमा होती है M1 L1 T-2, क्षेत्रफल की विमा L2, आवेश की विमा A1 T1। तो विद्युत फ्लक्स की विमा प्राप्त हुई है आपको M1 L3 T-3 और A-1। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत क्षेत्र E में, विद्युत क्षेत्र E में P द्विध्रुव
आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, टो इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। इसका सदिश रूप होता है टो वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, जो हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, आवेशित एक अचालक समतल चादर जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा के समीप आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करो, E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड। इसका सदिश रूप भी आप ध्यान में रखना। और इनकी जो डेरिवेशन है उसके लिए हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज चल रही है। यदि कोई नया स्टूडेंट है जिसे नहीं पता है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चैनल को जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर, केवल क्वेश्चन ही नहीं, इनके टॉप सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सके। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुक्त आकाश की परावैद्युतशीलता एप्सिलॉन नोड होती है। तो मुक्त आकाश की परावैद्युतशीलता होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इसका मात्रक ध्यान में रखना, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने, परावैद्युत माध्यम में गाउस का नियम होता है। तो हम निर्वात में तो गाउस का नियम पढ़ते हैं, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड। लेकिन जब परावैद्युत माध्यम की बात आए तो जो भी एप्सिलॉन नोड है उसको के परावैद्युतांक पदार्थ से गुणा करवा देते हैं। अब के का तो आप पक्षांतरण कर दो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड को ए को रख दो, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E दूरी r पर निर्भर करता है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र हमने दोनों पढ़ रखे हैं। अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 2kp/r³, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र kp/r³। चाहे आप कौन सा भी फॉर्मूला देख लो, दोनों में ही क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र है E है समानुपाती 1/r³। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक समान गति से गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों ही मैंने आपको नोट करवा दिए हैं कि एक समान गति से गतिशील आवेश उत्पन्न करेगा तो वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। एक समान रूप से गतिशील जो आवेश है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। जबकि इसके साथ भी कई बार ऐसा भी पूछता है, जो स्थिर आवेश है वो क्या उत्पन्न करता है। तो ध्यान में रखना, स्थिर आवेश तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, और जो त्वरित आवेश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, और क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे पहले कि वायु में रखे दो आवेश एक दूसरे को 10⁻⁻4 न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दिया जाए, यानी तेल का मतलब है माध्यम भर दिया जाए, तो बल हो जाता है 2.5 × 10⁻5 न्यूटन का। तो तेल का परावैद्युतांक क्या होगा, तेल का परावैद्युतांक पूछा है। तो हम जानते हैं
कि परावैद्युतांक K क्या होता है, निर्वात में बल अपोन माध्यम में बल। निर्वात में बल है 10⁻⁻4 न्यूटन का और माध्यम में बल है 2.5 × 10⁻⁻5 न्यूटन का। जब आप अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा, अनुपात आएगा 4। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना, परावैद्युतांक K होता है निर्वात में बल बटा माध्यम में बल। अब निर्वात या फिर वायु में बल दे रखा था 4 न्यूटन का, 10⁻⁻4 न्यूटन का, और तेल भर दिया, तेल का मतलब माध्यम भर दिया, तो बल हो गया 2.5 × 10⁻⁻5। भाग लगाया तो 4 आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ चुके हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 27 है, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो हम जानते हैं आवेशों का क्वांटीकरण नियम Q बराबर Ne। n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर हो जाएगा Q/E। Q आवेश की बात करें तो 1 कूलाम अपॉन E होता है 1.6 × 10⁻⁻19। जब इसमें इसका भाग लगाओगे तो आपके आएगा 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने एक घन है, एक क्या है, घन है, और घन के अंदर क्यों आवेश है, प्लस माइनस क्यों आवेश वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन तो आप ही करके मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे, क्या होगा। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ऐसे हमने पीछे 2 क्वेश्चन भी कर लिए हैं कि कोई भी बंद सतह होती है उसमें कितने भी विद्युत द्विध्रुव रखो उसका निर्गत फ्लक्स क्या होगा। तो इसका ऑप्शन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात परावैद्युतांक पदार्थ तथा सुचालक माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल अलग अलग है। निर्वात में F1 है, परावैद्युतांक पदार्थ में F2 है और सुचालक माध्यम में F3 है। तो निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, हमने पढ़ा है कि निर्वात में बल क्या होता है, माध्यम की तुलना में अधिक होता है, जबकि F3 में क्या है, सुचालक माध्यम है, तो इसके लिए F का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के सभी गुणधर्म पढ़ रखे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काटती ही नहीं है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती है। अब इससे अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कि आपको सबसे पहले तो पीडीएफ इसकी प्राप्त करने के लिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल है धर्माराम फिजिक्स, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं पीडीएफ आपको पहले ही प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आप एक बात पढ़ के और फिर वीडियो देखो तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और जल्दी क्वेश्चंस आपको ध्यान में रह जाएं। इसके साथ ही आपका काम है चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि इस कंप्लीट पीडीएफ को बनाने में मज़ा आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्यारे बच्चों, खुश रहिए।